हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ जो सामाजिक विज्ञान का आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है उसको लेकर चला रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग पाठों के अभ्यास प्रश्न आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आपको पहले के वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आए हैं, आपने अपने कमेंटों के माध्यम से अवगत कराया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका बोलना चाहिए अगला पार्ट है ना, घुमंतू वाला या आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, मतलब जो आदिवासी लोग रहते थे या घुमंतू बोल सकते हो या जनजाति बोल सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो अध्याय 4 का प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछता है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? जो घूमने वाले किसान थे वो मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? बच्चों, उत्तर है घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। कहाँ रहते थे बच्चों? पूर्वोत्तर में और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में। आया समझ? कहाँ? पहला पूर्वोत्तर, दूसरा मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में। पूर्वोत्तर यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वाला एरिया, और मध्य भारत यानी ये जो अपना मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश को भी आप ले सकते हो, मध्य प्रदेश ये वाला, इनको बीच का जो पोर्शन है उसको ले लो, छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, बढ़े दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? किस प्रकार करते थे अपना जीवन यापन? इसका उत्तर होगा बच्चों, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके व कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियों को पालकर करते थे। ठीक है, पहला पॉइंट झूम खेती, दूसरा शिकार, तीसरा वन उत्पादों को इकट्ठा करके और चौथा पशुपालन करके। हो जाएगा, 4 पॉइंट याद हो गए। प्रश्न क्रमांक 3 है कि वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? बच्चों, वर्ली एक जगह है महाराष्ट्र की, जहाँ पर 1940 में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछता है, झूम की खेती की क्या विशेषता है? बच्चों, झूम की खेती की यदि हम उत्तर की बात करें तो निम्नलिखित विशेषता है। यह खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती, छोटे भूखंड यानी छोटे छोटे स्थानों पर। और दूसरा है, इस खेती में घास फूस जलाकर पैदा राख को उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता था। बच्चों, यदि हम दोनों पॉइंटों को देखें तो पहला पॉइंट क्या है, यह खेती छोटे छोटे खंडों में की जाती थी। दूसरा, इसमें जो उर्वरक है, आज हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं, उस समय रासायनिक उर्वरक की जगह जो हमारे घर की राख निकलती थी ना, उसका ही प्रयोग वो उर्वरक के रूप में करते थे। ठीक है, बड़े प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि आदिवासी और महाजनों व्यापारियों को अपनी मुसीबत का जिम्मेदार क्यों मानते थे? मतलब जो आदिवासी थे वो महाजन और व्यापारी को जो उनकी अपनी मुसीबत थी उनका जिम्मेदार क्यों मानते? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, महाजनों और व्यापारी दोनों के बारे में बताना है। उत्तर है, आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण, महाजनों को क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देते थे, व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। पहला, महाजनों को क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देते थे। और व्यापारी क्यों? क्योंकि वो भारी कीमत पर चीज़ बेचते थे, यानी महंगी सामानें बेचते थे। हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है कि जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? बच्चों, उत्तर है, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह उन्हें भगवान मानते थे तथा उन्हें यकीन था कि वह उनकी सभी समस्याओं जैसे बीमारी, बाहरी लोगों की गुलामी से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। ठीक, पहला कारण क्या कि वह उन्हें भगवान मानते थे। दूसरा, कि उन्हें यकीन था कि उनकी जो समस्या हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो उनकी बीमारी से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे वो उनकी गुलामी से जुड़ी समस्या हो, उन सबसे यदि कोई व्यक्ति मुक्ति दिला सकता है तो वो बिरसा मुंडा है। इसलिए उन्होंने जनजाति समूह ने इनका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जब अंग्रेजों का शासन आ गया ना बच्चों, तो उन्होंने वन कानून बना दिए, इसका आदिवासी समूह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा यह पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी इनसे आदिवासियों को फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ, उनसे उनकी लाइफ और मतलब नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई, जिसके तहत उन्हें अपने प्रकृति पर परंपरागत अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। साथ ही रोजगार की तलाश से मजबूरन दूसरे इलाके जाना पड़ा। पहला क्या हुआ? पहले पॉइंट की यदि हम बात करें, पहला पॉइंट हो गया कि उन्हें अपने परंपरागत जो अधिकार थे ना, जंगलों के ऊपर, जल जंगल जमीन के ऊपर, उनसे उन्हें हाथ धोना पड़ा क्योंकि अब नियम कायदे कानून बन गए। और दूसरा ये था कि जब उनको मतलब जल जंगल जमीन पे उनके अधिकार ही नहीं रहेंगे तो उन्हें रोजगार की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? इसलिए उन्हें दूसरे इलाके जाना पड़ा, अपने जो उनके पैतृक इलाके थे ना या जहाँ पे वो रहते थे उसको छोड़ के।
हो जाएगा 2 पॉइंट में। प्रश्न क्रमांक 8 है, वो पूछता है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। जो झूम काश्तकार थे ना, उनको स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे थे। ठीक है, झूम काश्तकार कैसे लोग होते थे बच्चों, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करते थे, तो उन्हें अंग्रेज स्थायी स्थान पर बसाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें असफल क्यों हुए, यही प्रश्न पूछना चाह रहा है। उत्तर है झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। आया समझ। देखो, जो परंपरागत कृषि थी ना, उसमें वो एक स्थान में कृषि करते थे और वहाँ की यदि उत्पादकता कम हो जाती थी तो वो कहाँ चले जाते थे, दूसरे स्थान में चले जाते थे। इससे उनका उत्पादन अच्छा होता था। जबकि स्थायी कृषि में उन्हें एक ही स्थान में कृषि करना पड़ता था, जिससे शुरू में तो उत्पादन अच्छा रहता था लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता था, इससे उन्हें हानि होती थी। इसलिए अंग्रेज लोग उन्हें स्थायी रूप से बसाने में असफल रहे। अगला क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुआ। मतलब जो बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था 1899 में, उससे उनके आदिवासी समाज में क्या सुधार आया। तो बच्चों उत्तर है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। पहला, शराब पीने में कमी आई। ठीक है। दूसरा, गाँवों की साफ सफाई में वृद्धि हुई। तीसरा, जादू टोने व अंधविश्वास में कमी आई। बन जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 पूछता है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। जो बिरसा आंदोलन था उसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले। तो बच्चों उत्तर है बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित थे। इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग यानी बाहरी लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते थे। साथ ही इस आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। बच्चों कोशिश करना कि आप अधिकतर प्रश्नों के उत्तर पॉइंट में देने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर को आसानी होती है नंबर देने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है और आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका, तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले अभ्यास पुस्तक के प्रश्नों के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों।